नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने द करंट अफेयर शो में, जहां आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। एंड आई होप आप खुश, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 मई 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेयर इज़ द फर्स्ट एशियान इंडिया 2023 मैराटाइन एक्सरसाइजेज गोइंग ऑन। ये अभी सिंगापुर में ऑर्गेनाइज होने जा रही है। तो हुआ ये है कि नेवी चीफ जो हैं वो सिंगापुर के दौरे पर हैं। वहाँ पर 2 कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करेंगे। एक तो इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये 2 कॉन्फ्रेंस वो जो है वो उसमें पार्ट लेंगे। उसके साथ साथ इंडिया की 2 INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज पहली बार इंडिया और एशियन देशों के बीच ये मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है। जो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस जो INS सतपुड़ा है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। फ्रीगेट मीन्स होता है जो शिप होते हैं उनको, जो वॉरशिप होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो सबमरीन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक शिप होती है, वो फ्रीगेट बोलते हैं उसको। तो ये इंडिया की इंडिजीनियस शिप है। एंड INS सतपुड़ा ये फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो है सिंगापुर में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वहाँ पर भाग लेंगे। AIME23 is the first time India has been involved in the exercise with ASEAN, though there have been exercises with ASEAN national separately। इससे पहले क्या था कि जो एशियान के देश हैं, 10 देश हैं, उनके साथ पर्टिकुलरली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज में। लेकिन इस बार ये एक एशियन कंट्रीज़ के साथ पहली दफ़ा ये इंडिया जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए सिंगापुर में रवाना, ये सिंगापुर में है। इसका एम ये है इन्हेंसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस अमंग पार्टिसिपेटिंग नेवीज। मैरीटाइम एक्सरसाइज या कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है किसी भी 2 कंट्री या किसी भी जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ताकि इंटरऑपरेटेबिलिटी को मजबूत बनाया जा सके और जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सके, ताकि जब रियल टाइम प्रॉब्लम या रियल टाइम वॉर में जाएँ तो वो जो दिक्कत का सामना उस टाइम करना ना पड़े हमको। तो उससे पहले ये ड्रिल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। The maiden exercise will be conducted off the coast of Singapore and will be feature harbor at sea events off the coast of Singapore। ये 2-3 दिन जो है ये सिंगापुर के कोस्ट पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। एंड फिर जो है ये ऑर्गेनाइज की जाएगा कुछ 2-4 दिन, आखिरी के 2-4 दिन ये साउथ चाइना सी में ये जो ड्रिल है या मैरीटाइम एक्सरसाइज ये जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। देखिए इसमें नाम आया है एशियन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया का है। जो एशियन देश हैं, इंडिया की काफ़ी पॉलिसीज़ रही है, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारा ये फोकस रहता है कि जो एशियन कंट्रीज़ के साथ हम कैसे अपना जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत कर पाएँ, बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँ, इन्वेस्टमेंट ला सकें। और जो इंडो पैसिफिक जो हमने बात की थी, और इंडियन ओशन जो है वो रीजन को मजबूत कर पाए, वहाँ पर अच्छे से ऑपरेशन या डेवलपमेंट जो है वो अच्छे स्मूथली ऑर्गेनाइज की जाए। इसके साथ हम देख लेते हैं एशियन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन की फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इट इज़ अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसमें 10 देश आते हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे 10 ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 कंट्रीज़ हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि ये गवर्नमेंट बेसिस पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है।
इट वॉज स्टैब्लिश इन 1967। 1967 में पहली बार ये पिक्चर में आया विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट है, किस डिक्लेरेशन के थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये पिक्चर में आया। एम हो जाता है टू प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, फैसिलिटी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर एंड अदर एशियन स्टेट्स। जो एशियन स्टेट्स हैं, 10 जो एशियन स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन मजबूती लाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया। मेंबर कौन कौन से हो जाते हैं एक बार देख लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है इसके मेंबर्स हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव टू। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली टू विच कंट्री इंडिया हैज़ हैंड ओवर अ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर हो गया मालदीव्स। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मालदीव के दौरे पर हैं। तो वहाँ उन्होंने 2 इंडिया बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट जो है वो मलेशियन डिफेंस फोर्सेस को, मालदीव्स डिफेंस फोर्सेस को दिए, ताकि वो जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें अपनी जो है सतर्कता बढ़ा पाए, अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर पाए, ताकि आने वाले थ्रेट को वो डिटेक्ट कर सकें। और जो इंडियन ओशन का रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसको वो मजबूत कर पाए। इसी के साथ मालदीव्स आए, तो मालदीव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मालदीव्स देखिए, इसकी कैपिटल हो जाती है माले, प्रेसिडेंट हो जाते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले, लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है दिवेही, और करेंसी मालदीवियन रुपया। ये जो है कुछ मालदीव्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। एक बार इंडियन ओशन के बारे में आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इंडियन ओशन या इंडियन ओशन रिम आपने पढ़ा होगा। इंडियन ओशन रिम ARC ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एक्चुअली में है क्या? इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक जैसे हमने पहले पढ़ा था ईशान, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मजबूत करती है रीजनल कॉरपोरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 मार्च 1997 को, पहली बार ये पिक्चर में आया था। और एम इसका हो जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द ऑल द कंट्रीज़। और इसका हेडक्वार्टर है इबीनी मॉरिशस, इसका मॉरिशस में हेडक्वार्टर है। और 23 इसके कंट्री इसके मेंबर हैं। और जो हाल फिलहाल का जो रिसेंटली है वो फ्रांस इसका नया मेंबर बना है। एक बार इंडियन ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडियन ओशन जो रीजन होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब तरीके से, सब पर्सपेक्टिव के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लाइमलाइट में बना हुआ है जब से ये क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुआ उसको लेकर, क्योंकि यहाँ से ही लगभग बहुत सारा जो बिजनेस है और जो है वो ऑपरेट होता है। तो इंडियन ओशन जो कंट्रीज़, इंडियन ओशन रिम जिसको बोलते हैं IOR, इंडियन ओशन रिम, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में आते हैं। और जो कंट्रीज़ जो बाउंड्री टच करते हैं इंडियन ओशन की, वो कंट्रीज जो हैं, जैसे आपने इंडिया ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, इधर बांग्लादेश ले लीजिए, इधर ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, और इधर और भी कई सारे हैं। और इधर अफ्रीका में आप तंजानिया ले लीजिए, केनिया ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, पर्शियन कंट्रीज़, सोमालिया ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, इजिप्ट, सूडान, ये सब जो हैं ये जो इंडियन ओशन जो रीजन है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ या बाउंड्री जो है टच करते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में, थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है वो 3rd लार्जेस्ट, पहली बात तो हमको था 3rd लार्जेस्ट ओशन है
20% अर्थ का जो वाटर है, टोटल 20% अर्थ का वाटर यहाँ पर इंडियन ओशन में पाया जाता है। 51 कंट्रीज़, कोस्टल एंड लैंडलॉक कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं। 51, याद रखिए 51 कंट्रीज़। इसमें 26 IOR इंडियन ओशन रिम के कंट्रीज़ हैं, 5 रेड सी के कंट्रीज़ हैं एंड 4 पर्शियन गल्फ के कंट्रीज़ हैं, और सऊदी, फ्रांस, ब्रिटेन की कुछ कॉलोनियाँ ये भी इसके अंदर आती हैं। मेन बात पर आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। देखिए आज हम पढ़ेंगे मेन वाटरवेज। जो वाटरवेज होते हैं, जो पासिस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पासिस पाए जाते हैं। सबसे पहला आप पढ़ेंगे सुएज़ कैनाल। आपने सबको पता होगा सुएज़ कैनाल ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है इजिप्ट के पास सुएज़ कैनाल। उसके बाद है बोब एल मंडाब, ये डिजिबोती और यमन के पास ये के बीच ये कैनाल पाई जाती है। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हमरूज़, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है। तो स्ट्रेट ऑफ हमरूज़ ये कहाँ पाई जाती है, ये ईरान और येमन के बीच पाई जाती है। अब थर्ड और लास्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये पाई जाती है, स्ट्रेट पाया जाता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच। ये 4 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो हैं वो इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच कंट्रीज असेंबली पासिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू राइट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा उज़्बेकिस्तान। अभी उज़्बेकिस्तान देखिए 2016 तक उज़्बेकिस्तान जो है वो डिक्टेटर जिसको बोल सकते हैं के अंडर था। कैरीमेव शायद, मुझे अगर अच्छे से मैं इसको प्रोनाउंस कर, कैरीमोव के अंडर था। और 2016 में इसकी डेथ के बाद यहाँ पर जो इसके अंडर जो प्राइम मिनिस्टर था वो प्रेसिडेंट बना, और उनका नाम था शैफ़कत मिर्ज़ियोयेव, आई थिंक यही है, शैफ़कत मिर्ज़ियोयेव। ये उसके बाद प्रेसिडेंट बने और अब तक ये प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने हाल फिलहाल में जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अपने असेंबली में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिल पास किया है ताकि वो रीराइट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है 2040 तक अब जो देश के ये पावर में रह पाएंगे, और अभी 5 साल से इसको ये जो कार्यकाल है वो 7 साल कर दिया गया प्रेसिडेंट का। और ये अभी 2 और इलेक्शन मीन्स 14 साल और ये जो है वो पावर में रहेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपनी पावर इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया, अपनी पावर, अपनी सत्ता को जो है मजबूत किया है, और आने वाले समय में भी ये प्रेसिडेंट जो हैं वो बने रहेंगे 2040 तक। तो उज़्बेकिस्तान इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है क्योंकि ये जो सेंट्रल कंट्रीज़ है उसका एक मेन भाग है, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो है एक पार्ट है सेंट्रल एशिया नेशंस का। चील, इन्होंने 2000 आपको याद हो कि 2021 में एक अनोखा बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज जो चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसको बचाने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए 2021 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए थे ताकि ये रेडी हो सकें जो आने वाले चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगे वहाँ पर नेचर में। तो उसमें एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जिससे ये मदद हो सके आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस होंगे, जो डिफरेंसेस पैदा होंगे, उसको वो अभी से ही तैयार रह सकें। रशिया, आपको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन ने ये वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एंड तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। उज़्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। उज़्बेकिस्तान देखिए, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल हो जाती है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की करेंसी हो जाती है ताशकंदी सोम, और यहाँ पर की लैंग्वेज हो जाती है उज़्बेक, और प्रेसिडेंट ये है ही। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड आपको करंट अफेयर थे। आज द नेक्स्ट पर, इन विच टाइगर रिजर्व अ रेयर मिलेनिस्टिक टाइगर वॉज फाउंड डेड। अभी हाल फिलहाल में ये जो सिमिलीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ओडिशा में। यहाँ पर एक रेयर तरीके का, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, काला, और ये शायद ये कुछ कालेपन पर ये जो है टाइगर, ये अलग तरीके का रेयर, इसका नाम है मिलेनिस्टिक टाइगर। ये वहाँ पर पाया जाता था, जो है उसको जो है वो अब
वो एक मरा पाया गया है किस कहाँ पर, उड़ीसा के सिलिमीपुर टाइगर रिजर्व में। द रेयर ब्लैक स्यूडो मिलेनिस्टिक टाइगर हैज़ बीन फाउंड डेड इन द सिमिलीपुर नेशनल पार्क इन मायाभुंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू हाउस ऑफ रेयर ब्लैक टाइगर्स। यहाँ पर रेयर ब्लैक टाइगर जो है ये इस नाम से रेयर ब्लैक टाइगर, ये केवल इसी ही टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलेंगे। सिलिमीपल टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन 1973। बहुत पुराना टाइगर रिजर्व है। 1973 जो 9 टाइगर रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे उसमें से ये एक था। इट वॉज सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है ये एशिया में, याद रखिएगा। एंड इज लिस्टेड अंडर यूनेस्को नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है किससे, उड़ीसा से और ये टाइगर रिजर्व से। तो आई होप ये आपको मदद करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और उड़ीसा में आपको पता ही होगा कि 5T जो स्कूल है उसका 3rd फेज नवीन पटनायक ने जी ने वो इनॉग्रेट किया है। और हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन का भी उद्घाटन किया था सीएम ने। और भुवनेश्वर में होगा इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, जो कि भुवनेश्वर में जून में खेला जाएगा। तो ये कुछ ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम। तो इनका नाम हो जाता है अरुण मनीलाल गांधी। आप पीछे में देख सकते हैं इनका अभी निधन हो गया है, जो कि कहाँ पर ये हम थे मनीलाल गांधी और सुशीला मसूवाला, ये इनके बेटे थे, सन थे। ये डरबन में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 14 अप्रैल 1934 के डरबन में पैदा हुए थे। ये महात्मा गांधी की तरह सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 89। कहाँ पर? कोल्हापुर में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनकी जो है अभी मृत्यु हो गई है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो आपको देखने को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आपको पता है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ये पहली बार भारत आए थे। उसके बाद ये इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक संबोधन या बोल सकते हैं एक लेक्चर दिया। उसके बाद इन्होंने पहला जो सत्याग्रह या फिर आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह बिहार में, जो कि हुआ था अफीम की खेती के विरोध के लिए। राजकुमार शुक्ला, ये नाम याद रखिए, राजकुमार शुक्ला ने ही महात्मा गांधी को चंपारण इनवाइट या बुलाया था, ताकि उस टाइम क्या महात्मा गांधी काफ़ी प्रसिद्ध ऊपर उठ रहे थे, तो उनको लगा कि ये हमारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने ये महात्मा गांधी को ये बुलाया क्या कि आप अब हमारी जो दिक्कत है उसको सॉल्व कीजिए, आप अंग्रेज़ों के सामने रखिए। तो वहीं पर इनकी मुलाकात हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से हुई। उसके बाद इन्होंने कुछ अनेक आंदोलन में हिस्सा लिया, जैसे कि अब खेड़ा, उसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ, वहाँ पर गए। उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920-21। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन है। देखिए आप जाने को तो काफ़ी वाइड जा सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने आप बताइए कि महात्मा गांधी ने एकमात्र जो कांग्रेस का सत्र है उसकी अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था? वो 39वां सत्र था। कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटका में उन्होंने एकमात्र अध्यक्षता की थी सत्र की। तो वो कौन सा था? कर्नाटका में 1924 का ये सत्र था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाफ नेकेड, महात्मा गांधी को किसने हाफ नेकेड फकीर किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। और फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? ये दी थी सुभाष चंद्र बोस।
और ये आप ये बताइए कि साबरमती आश्रम, आपको पता है कि साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी ने उसकी स्थापना की, वो कहाँ पर है और किस वर्ष में की थी? ये अहमदाबाद में है। और किस वर्ष की थी? 1917 में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। देखिए वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है कि कहाँ पर है, अहमदाबाद में। किस वर्ष की थी? 1917 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1915 में ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, क्या क्या कर संबोधित किया था? तो उन्होंने कहा था केसर केसर ए हिंद। याद रखिए क्या कहा था? केसर ए हिंद। 1915 में महात्मा गांधी को ये संबोधन किया था। और महात्मा गांधी का अपने ये नाम, ये सॉन्ग, ये जो गाना है या गीत है वो सुना ही होगा, वैष्णव जनतु। वैष्णव जनतु आपने ये सबने सुना ही होगा। महात्मा गांधी का प्रिय जो गीत में आता है, वो किसने लिखा था? वो लिखा था नरसिंह मेहता। ये नरसिंह मेहता ने लिखा था कुछ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन और भी बन सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आए हुए हैं क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पूछने की संभावना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो कल 2 मई को था वर्ल्ड टूना डे। तो वर्ल्ड टूना आपको पता है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी मछली जो है वो, उसको ये जो आप देख सकते हैं, ये इसका नाम है टूना। तो देख लेते हैं इसको क्यों मनाते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन May 2 एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूना फिश एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोट किया कि हम जो है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए, जो फिशरी मैनेजमेंट है और टूना की जो बढ़ती जो हम एक्सटेंट है उसको बढ़ता है, जो ओवर फिशिंग कह सकते हैं, ज़्यादा जो हम ओवर फिशिंग करते जा रहे हैं, उससे ये जो टूना जो फिश है इसको खतरा है। इसके पॉपुलेशन ऑफ टूना फिश हैज डिक्लाइन बाय मोर देन 97% ड्यू टू ओवर फिशिंग एंड इलीगल फिशिंग। देखिए ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि बढ़ते ओवर फिशिंग और इलीगल फिशिंग की वजह से 97, आप देख सकते हैं 97% डिक्लाइन हुआ है इस फिश में, इस फिश के पॉपुलेशन में। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और कंट्रीज़ को अवेयर करने के लिए, जो कंट्रीज जैसे आप देख सकते हैं, कुछ कंट्रीज जो होते हैं, जो कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन और जीडीपी वो इस पर डिपेंड होती है, फिशरीज़ पे डिपेंड होती है। जैसे कि मान लीजिए रशिया है, इंडिया की भी काफ़ी जो जीडीपी है वो जो फिशरी पर है वो काफ़ी डिपेंड है। जैसे यूएस है, ये कुछ कंट्रीज है जिसकी मोस्टली जो पॉपुलेशन जो जीडीपी है या कुछ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं वो इस पर डिपेंड है। तो इसको अवेयर करने के लिए ओवर फिशिंग ना हो, इलीगल फिशिंग ना हो, उसको रोकने के लिए ये जो है दिन जो है निर्धारित किया गया। द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूना डे 2023, द ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू टफ टाइम। तो ये टूना इंडस्ट्री है, ये काफ़ी जो है टफ टाइम से गुजर रही है। तो इसके लिए हमको थोड़े जो है सावधानी पूर्वक और कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स जो है लेने पड़ेंगे। वर्ल्ड टूना डे एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ओवर फिशिंग ऑफ टूना एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द इकोसिस्टम एंड द फूड चेन। देखिए कोई भी जो प्रजाति है, कोई भी इकोसिस्टम से विलुप्त हो जाती है तो पूरा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको ही बचाने के लिए, ओवर फिशिंग बचाने के लिए, रोकने के लिए और इसको स्टेबल करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ये जो है ये डेज जो है बनाए जाते हैं और ये अवेयरनेस जो है फैलाई जाती है। देख लेते हैं हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे का नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सैंटियागो पेना। ये इन्होंने अभी हाल फिलहाल में किसको हराया है? मारियो अबोडो बेंटनीज को इन्होंने जो है मात दिया और ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं पैराग्वे के। मोहम्मद साहिबुद्दीन, अभी हमको पता था, ये बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और बोला तिनुबा, ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, जिसको बोलते हैं लैटिन कंट्रीज़, उसको ये एक देश है पैराग्वे, वहाँ इन द मिडल है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पैराग्वे का कैपिटल हो जाए असूनियन और लैंग्वेज होते हैं स्पेनिश और करेंसी होते हैं गुआरानी। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी पैराग्वे से लेकर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ हेडलाइंस, जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है वो एक बार पढ़ लेते हैं। एयर मार्शल बालकिशन टेक ओवर AOC इन चीफ
ऑफ साउथर्न एयर कमांड। अभी हाल फिलहाल में एयर मार्शल बालकृष्ण ने जो है एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ साउथर्न एयर कमांड की जो है कमान संभाली है। लेगी अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, इसका नाम है लेगी साइंस एक्टर आर्थ्या सेट्टी एज द फर्स्ट ब्रांड फेस ऑफ इंडिया। ये एक कोरियन कंपनी है जो इंडिया में लॉन्च हुई है और इन्होंने पहला जो ब्रांड जो फेस है वो आर्थ्या सेट्टी को चुना है। तो अभी HSBC जो है विराट कोहली को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपने पढ़ाई होगा शर्मा कुणाल कुमार यादव ये जियो के ब्रांड एम्बेसडर बने। MS धोनी वैकम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने। ये कुछ इंपॉर्टेंट खेल से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे। इंडिया to become number 1 in test to dethrone ऑस्ट्रेलिया as retain its number 1 position in 2020। भारत फिर से नंबर 1 की पोजीशन जो है वो हथिया ली है ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़कर। नंबर 1 टेस्ट में नंबर 1 और नंबर 1 बन गया है T20 में भी। तो न जानते हैं ओडिशा सर्वे ऑन सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। देखिए अभी आपने पढ़ा होगा कि बिहार जो है वो OBC जो सेंसस करने वाला पहला राज्य बना है। तो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला जो है ओडिशा ने सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पर एक जो है जो बोल सकते हैं सर्वे जो ऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया है। उनकी कंडीशन जानने के लिए कि कैसे किस तरीके से वो उनकी लिविंग कंडीशन है या फिर पॉपुलेशन क्या है, तो उसको जानने के लिए ये ओडिशा गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको कुछ नई चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। और इसी के साथ आप थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हर रोज़ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, आप आगे बढ़ सकें, कुछ नया सीख सकें। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड जय हिंद।